हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम अगेन 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो इसरो का एग्ज़ाम होने वाला था, आपका जो पेंडिंग था यूआर वाला, तो उसकी भी डेट डिक्लेयर कर दी है और बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वजह से भी ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए और भी जो है अपना एफर्ट डालिए। अगर आप वीडियो को एक बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार से लेकर के इस वीडियो को, किसी भी वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, ताकि जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउट आपके वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। ठीक है। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमने डीआरडीओ के लिए स्पेशल सीरीज़ चला रखी है और सीरीज़ में हमने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास किया है। और इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं वे सभी निमी के बुक से तैयार किए हैं। तो ये हमारा विश्वास है कि आपकी आने वाली परीक्षा में यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा पहला प्रश्न है लेथ मशीन से संबंधित। ठीक है। पहला हमारा प्रश्न है, लेथ मशीन के हेड स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेथ मशीन होती क्या है। ठीक है। मशीन की बात करें तो कोई भी एक मशीन एक प्रकार की आपकी कोई आप ये कह सकते हैं कि डिवाइस होती है जिसका प्रयोग जो है कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो है उसी प्रकार लेथ मशीन की बात करें तो यह भी एक बार यह जो है इसका प्रयोग भी हम विभिन्न प्रकार के जो है जॉब बनाने के लिए करते हैं। और इसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स, होल्डिंग जो है जॉब होल्डिंग डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, जिनकी मदद से हम विभिन्न प्रकार के जो है जॉब तैयार करते हैं। और इनके जो इसमें मुख्यतः आपके 2 पोर्शन होते हैं, एक लेफ़्ट पोर्शन, एक राइट पोर्शन। ठीक है। तो जो इसमें आपका हेड स्टॉक होता है वो आपका लेथ मशीन का लेफ़्ट पोर्शन होता है, यानी कि राइट आपके बाएं साइड में ये जो है स्थित रहता है, जबकि टेल स्टॉक जो है आपका लेथ मशीन के दाएं साइड में होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे कभी पूछ सकता है। ठीक है। और शायद पूछा भी गया है कि लेथ मशीन के बाईं ओर स्थित होता है, क्या होता है, तो बाईं ओर क्या स्थित होता है, दाईं ओर क्या होता है। तो बाईं ओर आपका हेड स्टॉक होता है, जबकि दाईं ओर आपका टेल स्टॉक होता है। ठीक है। तो हेड स्टॉक का मेन जो कार्य होता है वो जॉब को है, इसमें जो है मतलब कि इसमें आपके गियर मैकेनिज्म होता है जिसमें स्पिंडल लगी होती है, और स्पिंडल की मदद से है स्पिंडल पे जो होल्डिंग डिवाइस लगा करके हम विभिन्न प्रकार के जॉब को सहारा देते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। ठीक है। और जबकि टेल स्टॉक का कार्य होता है इसको टूल को आपको सपोर्ट करना, जॉब को सपोर्टिंग देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हेड स्टॉक, आपके बताया गया है कि हेड स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोन पुली हेड स्टॉक, एक होता है गियर टाइप हेड स्टॉक। ठीक है। तो कोन पुली हेड स्टॉक में क्या होता है कि इसमें एक पुली लगी होती है, जैसे कि आपने क्या कहते हैं ड्रिलिंग मशीन पे देखा होगा आपने कि उसमें पुली लगी होती है। पुली की मदद से हम क्या करते हैं, उसकी चेंज को, उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, बदलते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें जो है बेल्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, स्पीड को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो लेथ मशीन का हेड स्टॉक होता है उसमें गति को ट्रांसफ़र करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए जो है आपके 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक कोन पुली हेड स्टॉक और एक होता है गियर्ड हेड स्टॉक। ठीक है। तो जो है इसमें क्या कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा डीप डिस्कशन करेंगे तो आप शायद बोरिंग फील करने लगेंगे। तो आप इतना याद रखेंगे कि लेथ मशीन में 2 हेड स्टॉक होता है, एक कोन पुली हेड स्टॉक और एक गियर हेड स्टॉक। ठीक है। तो इनके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लें तो कोन पुली की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यह कम शोर मचाता है। ठीक है। जबकि गियर हेड स्टॉक का यूज़ हम करते हैं तो वो ज़्यादा शोर मचाता है। और इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो गियर क्या नाम है, कोन पुली से हमारी स्लिपेज की चांस ज़्यादा होती है, और जबकि हेड स्टॉक में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सेकंड का, सर्कुलर स्प्लिट डाई या बटन डाई, इसके द्वारा डेप्थ ऑफ कट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो चाहे आपकी सर्कुलर स्प्लिट डाई हो या बटन डाई हो, इसके द्वारा हम डेप्थ ऑफ कट के उसके घटाया या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाई होती क्या है। तो डाई का प्रयोग हम जो है किसी जॉब के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी थ्रेड काटने के लिए करते हैं। ठीक है। बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए करते हैं। और इसी प्रकार से जो है आपका डाई हो गया। और उसके बाद से अब टेप से पूछता है क्वेश्चन कि टेप का प्रयोग क्यों होता है, तो इसका प्रयोग होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। और डाई को पकड़ने के लिए हम डाई स्टॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी कि डाई स्टॉक की मदद से हम डाई को पकड़ के किसी भी जॉब के ऊपर जो है हम थ्रेड काटने का कार्य करते हैं। इतना आप याद रखेंगे। और जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाफ डाई की बनावट मजबूत होती है, और जो आपकी हाफ डाई होती है इसकी जो बनावट होती है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और डाई नट से संबंधित एक बहुत ही कॉमन जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है, वो है 4th नंबर का क्वेश्चन। डाई नट का प्रयोग चेजिंग अथवा टूटी हुई चूड़ियों को ठीक करने के लिए मरम्मत करने के लिए किया जाता है। तो चेजिंग नट क्या होता है, ये एक प्रकार के नट के आकार की ही क्या होती है, डाई होती है। इसका आकार बिल्कुल नट के समान ही होता है, जिसका प्रयोग चेजिंग अथवा चेजिंग मतलब रिकंडीशनिंग या टूटी हुई चूड़ियाँ जो होती हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है हम थ्रेड काटने के लिए नहीं करते हैं। और डाई नट को जो है हम स्पैनर के द्वारा क्या करते हैं, घुमाते हैं इस। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5 नंबर की पढ़ते हैं। ठीक है, वर्कशॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले रिमर से H8 के छिद्र बनते हैं। तो जो वर्कशॉप में हम सामान्यतः जो रिमर इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा जो है हम H8 इनके पर के जो है हम क्या करते हैं, होल बनाते हैं। इतना आप याद रखेंगे। रिमर का इस्तेमाल किया जाता है आपको पहले से बनाए गए होल को फिनिश करने के लिए और थोड़ा सा उसको ज़्यादा बड़ा करने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और रिमर में है वेवल टेपर लीड होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और रिमर में जो असमान दांते रखे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्यों रखे जाते हैं, ताकि रिमिंग करते समय चैटरिंग को कम किया जा सके। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है आप रिमर से संबंधित याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैंड वाइस में विंग नट का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी हैंड वाइस होती है इसका प्रयोग जो है हम छोटे जाव को पकड़ने के लिए करते हैं, जैसे कि रिविट हो गया, ठीक है, स्क्रू हो गया, इन सब को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। और इसके जो इसका जो इसमें जो है हम विंग नट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आपका हेक्सा फ्रेम जो होता है उसमें भी हम विंग नट का प्रयोग करते हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूल मेकर वाइस माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। तो टूल मेकर जो वाइस होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, कि टूल मेकर वाइस जो होती है आपकी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, क्योंकि समानता से जो वाइस होती है नॉर्मली आपसे पूछता है कि वाइस किसके बनाए जाते हैं, तो आपके कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन से आपके ऑप्शन में जो भी रहता है उसके हिसाब से आपका क्या होता है, सही आंसर होता है कास्ट आयरन। मैक्सिमम होता है आपका कास्ट आयरन कि में जो है वाइस की बॉडी किसकी बनी होती है, तब की कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि हैंडल और स्पेंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसका जबड़ा जो होता है वो टूल स्टील का बनाया जाता है। जबकि टूल मेकर वाइस की बात करें तो ये माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्बिनेशन अथवा सेंट्रल ड्रिल से ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग कार्य किए जाते हैं। तो कम्बिनेशन या हम सेंट्रल ड्रिल दोनों एक ही प्रकार की एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम्बिनेशन ड्रिल किसको कहते हैं, तो सेंट्रल ड्रिल को ही हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ड्रिल कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम ड्रिलिंग और जो है काउंटर सिंकिंग दोनों प्रकार की कार्य कर सकते हैं। किसकी मदद से, कम्बिनेशन या सेंट्रल ड्रिल की मदद से। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सॉलिड टूल हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो जो आपके सॉलिड टूल होते हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कास्ट आयरन या ब्रोंज की मशीनिंग करते समय सेगमेंटल चिप्स बनते हैं। तो जैसे कि आपको कास्ट आयरन या ब्रोंज ये आपके किस प्रकार के मटेरियल है, तो ये आपके ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, यानी कि भंगुर पदार्थ है। तो जब भी भंगुर पदार्थ की मशीनिंग करते हैं तो उससे हमें जो बनने वाले चिप्स होते हैं वो सेगमेंटल यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उनके चिप्स जो है क्या टूट जाते हैं, यानी कि खंड युक्त हमें क्या होते हैं, चिप्स प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार सबसे कुछ पूछ सकता है कि कास्ट आयरन या ब्रोंज की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सेगमेंटल चिप्स बनते हैं। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटल या क्या कहते हैं उसको, भंगुर पदार्थ की मशीनिंग करते समय किस प्रकार की मटेरियल जो है चिप्स बनते हैं, चिप फॉर्मेशन होती है। तो आप याद रखिएगा कि जो है सेगमेंटल चिप्स या खंडयुक्त चिप्स बनते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि ये तो हो गया हार्ड मटेरियल के लिए, और जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तो उसकी मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो जो डक्टाइल या सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनकी मशीनिंग के करते समय कंटिन्यूस चिप्स बनते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, हार्ड स्टील की मशीनिंग करते समय शेयर्ड चिप्स बनते हैं। तो जब हार्ड स्टील की मशीनिंग हम करते हैं तो ये तो ना तो अधिक सॉफ्ट होते हैं ना ही अधिक हार्ड होते हैं। तो इस प्रकार की स्टील को मशीनिंग करते समय हम शेयर्ड जो है हमें शेयर्ड चिप्स बनते हैं। ये इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, टूल होल्डर का प्रयोग छोटे टूल बिट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो लेथ मशीन पे जो है आपकी कार्बाइड टिप्स है। ठीक है, जिसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टूल होल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 1 सेकंड प्लीज़। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोरिंग बार का प्रयोग बोरिंग बार का प्रयोग व्यास बढ़ाने, इंटरनल टेपर और इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है।
तो बोरिंग बार एक प्रकार का टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी होल के उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, व्यास को, डायमीटर को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर इंटरनल टेपर काट सकते हैं, या उसके साथ ही हम उसके अंदर इंटरनल थ्रेड काटने का कार्य करते हैं। तो बोरिंग बार के द्वारा ये तीनों कार्य किए जाते हैं, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्लेन वाशर का प्रयोग अधिक क्षेत्रों में फोर्स विभाजित या बल बांटने के लिए किया जाता है। तो प्लेन वाशर या नॉर्मली आपसे वाशर पूछे तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यही कि हम क्या करें, जो है अधिक क्षेत्र में हम अपने क्या करते हैं, बल को विभाजित करते हैं, जिसकी मदद से है आपके नट वगैरह जो क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, या पार्ट्स आपके ख़राब नहीं होते हैं। इसके साथ ही आपसे टैब वाशर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो नट के सिरे को लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, टैब वाशर का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से नट को ढीला होने की संभावना हो, वहाँ पे कौन सी नट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हम जो है स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे नट के कारण जो है वाइब्रेशन के कारण नट को ढीला होने की संभावना, वहाँ पे हम स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्क रेंज को लिमिट रेंज भी कहते हैं। तो जो आपकी टॉर्क होती है, टॉर्क रेंज, इसको लिमिट रेंज भी कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम एक निश्चित जो है टॉर्क जो है हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क में फास्टनर को जोड़ सकते जो है और फास्टनिंग करते हैं। जैसे कि नट और बोल्ट को टाइट करने के लिए हम टॉर्क रेंज का प्रयोग करते हैं। टाइट करने के लिए नहीं, उसकी एक जो है क्या करने के, टॉर्क टाइट करने के लिए तो उसके हम जो इसके रेंज की वजह से टाइट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक ये जानने के लिए कि उसके अंदर उसके ऊपर कितना टॉर्क लगा है, इसको जानने के इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट रेंज का प्रयोग करते हैं। इसकी एक स्पेशल रेंज होती है। ठीक है, अपनी रेंज के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनकी एक सेट वैल्यू होती है, जैसे कि 43 मिलीमीटर। ठीक है, उनकी रेंज अलग होती है, सेट वैल्यू अलग होती है। जैसे कि 35 to 50 मिलीमीटर का आपका लिमिट रेंज है या टॉर्क रेंज है, तो उसकी कुछ सेट वैल्यू होगी, जैसे कि 43 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया। इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, 35 to 50 के बीच में इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट करके उसका यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि किसी स्पेसिफिक टॉर्क को हम टॉर्क रेंज की मदद से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, हमने किसी कंपोनेंट के ऊपर कितना टॉर्क लगाया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क रेंज की मदद लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेजरिंग स्टील या घड़ी हो इत्यादि में कॉयल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो जो स्प्रिंग है आपके स्प्रिंग स्टील से बनाए जाते हैं, और जैसे कि आपकी मेजरिंग टेप हो या घड़ी इत्यादि में जो है हम कॉयल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लीफ स्प्रिंग को फ्लैट स्प्रिंग भी कहते हैं। तो जो आपकी लीफ स्प्रिंग है, इसे हम फ्लैट स्प्रिंग भी कहते हैं। और ये आपने देखे होंगे, जैसे कि जो व्हीकल्स होती हैं, तो व्हीकल्स के जो आपका व्हील होता है, तो व्हीकल के व्हील के पास ही में आपने देखा होगा जो सॉफ्ट रहती हैं, जो दोनों व्हील को जोड़ने के लिए, उस सॉफ्ट के ऊपर ये क्या ऐसे जो है आपके जो है इस जो है जो फ्लैट जो पत्ती लगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लीफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये चार जगह मतलब कि चारों व्हीकल के पास ही में होती है, अंदर की तरफ। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो यहाँ इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, रफ़ कार्यों के लिए नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे रफ़ कार्य करना हो, ठीक है, वहाँ पे हम नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवे की कपलिंग। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि रेलवे की कपलिंग में कौन से थ्रेड का प्रयोग करते हैं, तो नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं, और इसका एंगल होता है 30 डिग्री, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक एक्टिंग या क्विक रिलीजिंग वाइस, ठीक है, या गन ब्रिज मैकेनिज्म में बटर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। क्विक रिलीजिंग वाइस पूछे या क्विक एक्टिंग वाइस में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा थ्रेड को यूज करते हैं, तो बटर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है हम जहाँ पे एक ही दिशा में क्या करते हैं, बल को ट्रांसमिट करना हो, वहाँ पे भी हम बटर थ्रेड का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ही बार कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड होती है, तो वहाँ पे होती है आपकी एक्मी थ्रेड, जिसका एंगल होता है 29 डिग्री से। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन हम आपकी डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और हमें नहीं लगता कि इससे आपका जो है, और थोड़ी तबीयत भी हमारी उतनी सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा आप 1-2 दिन आप लोग मैनेज करिए। इसके बाद आपके जो है कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगी, और हम क्वालिटी कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इस वजह से आपको मतलब कि वीडियो को अच्छे से देखिए, और विश्वास करिए मेरा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नट और बोल्ट पर अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो नट और बोल्ट पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि स्क्वायर थ्रेड, जबकि ये बिल्कुल गलत है। नट और बोल्ट पर जो है अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पाइप वगैरह जो होती हैं, वहाँ पे हम जो है आपका जो है वी थ्रेड या पाइप थ्रेड का प्रयोग करते हैं। हम इसके थ्रेड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास मेजर डायमीटर कहलाता है।
तो कोई स्क्रू थ्रेड हो उसका सबसे बड़ा जो व्यास होता है वो उसका मेजर डायमीटर होता है, और इसके साथ ही एक और उसका डायमीटर होता है जिसको हम माइनर डायमीटर कहते हैं। तो यह किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा जो व्यास होता है वह उसका माइनर डायमीटर होता है, इतना आप याद रखिएगा। और जो थ्रेड और जो दो थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, एक पॉइंट से उसके सेंटर के एक पॉइंट से दूसरे सेंटर के पॉइंट तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सॉरी 1 सेकंड प्लीज़, थोड़ा सा यहाँ पे 21 नंबर तो हो गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल बहता है उसका क्या कहलाता है, पोर पॉइंट कहलाता है। तो कोई भी ऑयल है, ठीक है, उसका जो वह तापमान जिस पर वो आसानी से बह सकता है उसको हम क्या कहते हैं, पोर पॉइंट कहलाते हैं। इसके साथ ही लुब्रिकेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लुब्रिकेंट से, जैसे कि फ्लैश पॉइंट, उसके साथ ही उसका फ्लैश पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर न्यूनतम तापमान किसी भी लुब्रिकेंट का जिस पर वह केवल उसमें से धुआं निकलती है जबकि उसमें आग नहीं पकड़ती है। जबकि फायर पॉइंट होता है किसी भी लुब्रिकेंट का वह तापमान जिससे उसमें आग पकड़ लें, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन जबकि आपकी पूछता है कि जो सबसे अच्छा सबसे जो स्पेसिफिक गुण होता है किसी भी लुब्रिकेंट का वो क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि उसकी जो है विस्कोसिटी, किसी भी लुब्रिकेंट का सबसे अच्छा गुण या सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल फिल्म बनाना तेल की विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो ऑयल फिल्म जो बनती है वह तेल की विस्कोसिटी के ऊपर निर्भर करती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, फोर्ज किए गए सॉलिड बोरिंग टूल की धातु हाई स्पीड स्टील होती है। तो कोई भी फोर्ज किया गया सॉलिड बोरिंग टूल है, ठीक है, उसकी जो धातु होती है उसका जो मटेरियल होता है वो हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन में हाई कंप्रेसिव स्टील होते हैं जिसकी मदद से हम लेथ मशीन के बेड बनाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लेथ मशीन के बेड कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लेथ मशीन के में जो है ग्रे कास्ट आयरन में जो है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, या कास्ट आयरन में जो है आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। और एक बहुत ही लास्ट क्वेश्चन आपसे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे कि कास्ट आयरन के मशीनिंग करते समय किसी भी लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों, या किस लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, तो ड्राई एयर का यूज़ करते हैं, यानी कि इसको मशीनिंग करने के लिए किसी लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है और इसके अंदर जो है ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट जो कि आपका एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, इस वजह से हमें कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किसी भी प्रकार के लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद पुनः आपको, और जय हिंद।